brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा, उसे सुनने के बाद आपको उस इत्तेफाक पर बहुत हैरानी होगी जिस इत्तेफाक की वजह से ये केस सुलझा। और दूसरी हैरानी आपको हमारे लीगल सिस्टम पर भी होगी, जो शायद कहीं ना कहीं देश में बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार है। मैं क्यों ऐसी बातें कह रहा हूं, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 2 अगस्त 2008 की घटना है और जगह है कर्नाटक। दक्षिणी कर्नाटक जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सिरिबागिलू। इस सिरिबागिलू गांव में 2 अगस्त की सुबह एक बड़ी वारदात होती है। होता यह है कि इस गांव में रहने वाली एक महिला, जिसकी उम्र यही तकरीबन 20-25 साल के आसपास है, उसकी और उसके 3 साल के नन्हे से बेटे, उन दोनों की लाश उनके घर में मिलती है। घर में और कोई नहीं है और माँ और इतने छोटे से बच्चे की लाश वहाँ मिलती है। गांव की ये एक महिला सबसे पहले इन बॉडीज़ को देखती है और फिर वो चीखने चिल्लाने लगती है, शोर मचाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और फिर पता चलता है कि माँ और बेटे का कत्ल किया गया है। परिवार के दूसरे लोग उस समय घर से बाहर थे, तो माँ बेटा घर में अकेले थे और इनका किसी ने कत्ल कर दिया। अपने आप में बहुत रोंगटे खड़े करने वाली और बहुत ही दुखद घटना। दुखद इसलिए, ऐसे तो किसी का भी कत्ल बहुत दुखद है, लेकिन 3 साल के छोटे से बच्चे की भी हत्या हो जाए तो आप समझिए कि लोगों को कितना बुरा लगता होगा। तो ये वैसे ही घटना थी। अब मामले की तफ्तीश शुरू होती है कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। छानबीन पुलिस करती है तो पुलिस ये पता चलता है, पुलिस ये नोटिस करती है, घर वाले बताते हैं कि महिला जो है जिसकी हत्या हुई है उसका नाम था सौम्या। उसके गले से उसकी सोने की चेन जो है वो गायब है। अब पुलिस को ये लगता है कि शायद इस कत्ल के पीछे सोने की चेन लूटना एक मकसद रहा हो। पुलिस छानबीन शुरू करती है तो कोई और गैर आदमी के या बाहर वाले आदमी के इस कत्ल में शामिल होने की जानकारी तो पुलिस को नहीं मिलती, लेकिन पुलिस को गांव के लोग ये बताते हैं कि उन्होंने जब ये घटना सामने आई थी उससे कुछ समय पहले, मतलब 2 अगस्त की सुबह, मान लीजिए अगर 11-12 बजे के आसपास लोगों ने इन बॉडीज़ को नोटिस किया होगा, तो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 7-8 बजे, मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, उन्होंने इस घर से, इसी घर के मेंबर यानी सौम्या के देवर जिसका नाम है जयेश, उसको भागते हुए देखा था। घर से निकलकर तेज कदमों से कहीं जाते हुए देखा था। अब पुलिस जयेश की तलाश करने लगी कि भाई अगर जयेश वो आखिरी मेंबर है जो इस परिवार का जीवित था, इस घर में था, और उसकी भाभी की मौत हो चुकी है, भतीजे की मौत हो गई है और जयेश कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो उसकी तलाश बहुत ज़रूरी है। अब पुलिस जयेश को ढूंढने लगी कि अगर वो कहीं है तो सामने आकर सच बताए। मगर जैसा कि गांव वालों की आशंका थी, जयेश गायब हो चुका था। और न सिर्फ गायब हो चुका था, उसके पास उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो भी स्विच ऑफ हो चुका था। अब पुलिस जयेश को लगातार ढूंढ रही थी। एक एक दिन गुजर रहे थे, लेकिन जयेश के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और ये सिलसिला जो है धीरे धीरे लंबा होता रहा, चलता रहा। जयेश की उम्र यही तकरीबन 17-18 साल की थी उस समय जब ये घटना हुई थी। तो खैर, पुलिस की छानबीन चलती रही। पुलिस को इसी क्रम में पता चला कि जयेश की समीर नाम के एक लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती है। समीर उसी गांव जहाँ पर ये घटना हुई है उससे थोड़ी दूर पर एक और हैमलेट है, एक छोटा सा गांव है, या उसको ढाणी भी कहते हैं आमतौर पर, राजस्थान में खासकर कहते हैं। तो वहाँ का रहने वाला था समीर। तो जब पता चला पुलिस को कि समीर का बहुत अच्छा दोस्त है जयेश, तो पुलिस ने समीर को रडार पर रखना शुरू किया कि आज नहीं तो कल जयेश अगर अपने फैमिली वालों से कांटेक्ट नहीं भी करता है तो कम से कम अपने जिगरी दोस्त समीर से तो कांटेक्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको आने वाले दिनों में अगर इसी तरह पुलिस से बचना है, फरार रहना है, तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी, कुछ लॉजिस्टिक की यानी कहीं रहने वहने के इंतज़ाम की ज़रूरत होगी। तो इंसान क्या करता है जब वो मुसीबत में रहता है? हालांकि ये मुसीबत जो है वो उस तरह की मुसीबत नहीं है जो कोई दूसरा आदमी मुसीबत में होता हो, यहाँ तो वो खुद ही मुलजिम है, भाग रहा है, लेकिन फिर भी
उसके लिए अगर देखा जाए तो मुसीबत ही है, वो फरार है। तो ऐसे में वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ही मदद मांगता है। तो पुलिस ने समीर पर निगाह रखना शुरू किया कि समीर को आज नहीं तो कल जयेश फ़ोन करेगा या उससे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन वक्त गुजरता रहा, समीर के पास जयेश न तो आया न उसका कोई फ़ोन आया। इस बीच पुलिस जो है वो समीर के घर पहुंची और समीर के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की जयेश के बारे में। तो समीर की माँ जो है रुकैया बानो, उन्होंने ये कहा कि हाँ, जयेश आया तो था और 2 अगस्त के बाद ही यहाँ आया था। एक सोने की चेन भी लेकर आया था और उसने कहा ये सोने की चेन उसकी है, वो बेचना चाहता है। तो हमने उसकी मदद की, पास में ही एक सुनार हैं, उनको हमने वो सोने की चेन दी है और वो पैसे जो है जयेश लेकर गया है। लेकिन रुकैया का और समीर का ये कहना था कि उन्हें नहीं पता कि जयेश जो है अपनी ही भाभी और भतीजे का कत्ल करके वो सोने की चेन लूट कर ले आया है। तो कुल मिलाकर समीर और रुकैया बहुत हैरान हुए ये बात जानकर कि ये वो सोने की चेन थी जो 2 कत्ल के बाद वो लड़का लूट कर ले आया था। तो खैर पुलिस ने फुर्ती दिखाई और फौरन गांव के उस ज्वेलर के पास पहुंची जिसके पास जयेश ने वो सोने की चेन बिकवाई थी। ज्वेलर से पुलिस ने वो सोने की चेन बरामद की और सौम्या जिसकी हत्या हुई थी और जो बच्चा है उसके घर वालों को, परिवार वालों को वो सोने की चेन दिखाई कि आप एक बार सोने की चेन देखकर पहचानिए कि क्या यही सौम्या के सोने की चेन है। तो घर वालों ने देखा और वो फौरन पहचान गए। वो समझ गए कि ये तो सौम्या की ही चेन है जो कत्ल के बाद से ही गायब है। उन्होंने पुलिस को कंफर्म भी किया कि हाँ, ये वही चेन है। इस सोने की चेन के कंफर्म होने के साथ ही एक बात और कंफर्म हो गई, वो ये कि कत्ल की इस वारदात का अगर कोई मुलजिम है जेन्युइनली तो वो जयेश ही है, क्योंकि रुकैया और समीर ये बता रहे थे कि वो सोने की चेन जयेश ही लेकर आया था और जयेश ने ही आगे बिकवाई है। तो एक ऐसी कड़ी थी बीच में जो इस बात को कंफर्म कर रही थी कि सोने की चेन जयेश उन तक पहुंचाया था। और दुकानदार भी बता रहा था कि हाँ, जयेश आया था सोने की चेन यहाँ बेचने के लिए और वो सोने की चेन कत्ल के बाद लूटी गई थी। तो ये बात क्लियर हो गई कि डबल मर्डर का रिस्पॉन्सिबल, कसूरवार, दोषी जयेश ही है। लेकिन जयेश के बारे में ये सारी जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बीच पुलिस ने जब छानबीन करने लगी तो पुलिस को ये भी पता चला कई महीने गुजरने के बाद कि जयेश जो है अब जयेश नहीं रहा, बल्कि वो अपना धर्म बदल चुका है और उसका नाम हो गया है शाकिर अली। पुलिस को ये भी जानकारी मिल रही थी कि उसने शायद शादी भी कर ली है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आ ज़रूर रही थी, लेकिन पुलिस को जयेश के बारे में कोई लीड या लोकेशन जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके वो नहीं मिल पा रही थी। और कर्नाटक की पुलिस, दक्षिणी कर्नाटक ज़िले की पुलिस काफ़ी परेशान रही और दिन महीने साल गुजरते रहे। जयेश फरार था, फरार ही रहा और पुलिस इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकी। हार कर तकरीबन 3-3.5 साल गुजरने के बाद पुलिस ने इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी। क्लोज़र रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट के बारे में मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ। जब पुलिस किसी मामले की तफ्तीश करती है और तफ्तीश करके थक जाती है, गुनहगार के बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाता है या कोई सुराग नहीं मिल पाता है या फिर गुनहगार ही नहीं मिल पाता है, तो उस तरह के मामलों में पुलिस जो है वो फाइनल रिपोर्ट या क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करती है और वो क्लोज़र रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है। कोर्ट उस पर मुहर लगाता है कि हाँ, इस फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अगर कोर्ट चाहे तो पुलिस को ये कह सकता है कि नहीं, आप तफ्तीश जारी रखिए, 2 महीने और कीजिए या 2 साल और कीजिए, हमें गुनहगार चाहिए। या फिर कोर्ट भी अगर इस बात से कन्विंस्ड हो जाए कि नहीं, इस मामले में वाकई और कोई लीड नहीं मिल सकती, तो कोर्ट उस फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है। तो इस मामले में पुलिस ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की थी और कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, ये मानते हुए कि जयेश का अब कोई पता नहीं चलेगा। जब इतने साल गुजर गए तो वो मिल नहीं रहा है तो मिलेगा भी नहीं। तो उस मामले में कर्नाटक की पुलिस ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। लेकिन इसके बाद अचानक एक रोज़ तकरीबन 4 साल बाद इस मामले ने करवट ली। करवट कुछ यूँ ली कि 7 अक्टूबर 2012 को केरला के अलापुझा ज़िले से एक पर्टिकुलर थाने के एक इंस्पेक्टर ने दक्षिणी कर्नाटक ज़िले के उस पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया जिस पुलिस ऑफिसर के पास इस डबल मर्डर के तफ्तीश की जिम्मेदारी कभी हुआ करती थी जब वो केस हुआ था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है सुरेश कुमार। सुरेश कुमार को केरल से फ़ोन करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने यह बताया कि हमारे पास एक तस्वीर है और एक वीडियो भी है, आप इन तस्वीर और वीडियो को देखिए और ये बताइए कि क्या ये आदमी
आपके पुलिस थाने के बही खातों में भी वांटेड है क्या? तो सुरेश कुमार ने कहा कि बिल्कुल भेजिए आप, मैं चेक करता हूँ। तो केरल से उन्हें एक तस्वीर मिली और एक वीडियो मिला। जो तस्वीर मिली वो तस्वीर जो है काफ़ी हद तक जयेश से मेल खाती थी, और जो वीडियो मिला उस वीडियो में भी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था, और वो वीडियो में जो बंदा था वो भी जयेश से बिल्कुल हूबहू मिलता था। लेकिन तकरीबन 3 से 4 सालों का वक्त गुजर चुका था, तो डील डोल या हुलिये में थोड़ी तब्दीली तो आ ही गई थी। लेकिन जब सुरेश कुमार ने वो तस्वीर देखी तो सुरेश कुमार को कंफर्म हो गया कि हाँ, केरल पुलिस ने सही जानकारी भेजी है, ये तस्वीर तो जयेश की ही है। और कर्नाटक की पुलिस ने फिर केरल पुलिस को कंफर्म किया कि हाँ, आपकी जानकारी सही है, हमें लग रहा है कि ये हमारा वांटेड है, हमारा ही मुलजिम है, और हम फ़ौरन वहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ, दलबल के साथ साउथ कर्नाटक से निकलकर केरल के अलापुझा पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने पर उनको मिलता है जयेश उर्फ शाकिर। अब जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले वो इधर उधर की बातें सुनाता है, लेकिन फिर वो कबूल करता है कि हाँ, वही जयेश है, और उसी ने आज से 4 साल पहले अपनी भाभी सौम्या और अपने 3 साल के छोटे से भतीजे जिष्णु का कत्ल किया था। अब ये तो खैर कर्नाटक पुलिस के सामने उसका कबूलनामा है। उसके बारे में केरल पुलिस को कैसे पता चला और केरल पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को ये जानकारी कैसे दी, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ऐसे किसी मामले में किसी का गिरफ्तार हो जाना आम तौर पर सुनाई नहीं देता, आपने भी नहीं सुना होगा। होता यह है कि केरल के अलापुझा का रहने वाला जयेश उर्फ शाकिर जेल से बाहर आता है, और अपने एक दोस्त के साथ वो फिर से अपने आदत के मुताबिक किसी महिला से लूटपाट करने की कोशिश करता है, और लूटपाट करने के क्रम में वो उस महिला पर जानलेवा हमला भी करता है। उसे अच्छी खासी चोटें आती है। इस मामले में पुलिस जब तफ्तीश शुरू करती है तो उन्हें जयेश के बारे में जानकारी मिलती है, और पुलिस जो है जयेश उर्फ शाकिर का पीछा करने लगती है। एक इस तरह के हॉट चेज में जब पुलिस उसके पीछे भाग रही हो, जयेश खुद पुलिस के कब्जे से बचने के लिए भाग रहा हो, पकड़ में आने से बचने के लिए भाग रहा हो, उस हॉट चेज में एक क्लाइमेक्स ये होता है कि जयेश नाम का ये जो लड़का है, ये एक ऊंचे लंबे नारियल के पेड़ में चढ़ जाता है। बड़ी तेजी से चढ़ता है और ऊपर जो है बिल्कुल चोटी पर जाकर वो रुक जाता है। और पुलिस वाले जब उससे कहते हैं कि भाई नीचे आ जाओ, कानून का सामना करो, अगर तुम बेगुनाह हो तो भी सबूत दो, और अगर गुनहगार हो तो जेल चलो, मगर वो जयेश उर्फ शाकिर जो है वो नीचे नहीं उतरता। अब पुलिस उसकी आरजू मिन्नत करने लगती है, केरल की पुलिस, अलापुझा की पुलिस। जयेश से कहती है भाई नीचे उतर आओ। कई घंटे का वक्त गुजर जाता है, जयेश नीचे नहीं आता। धीरे धीरे ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है कि भाई एक रॉबर या चोर जो भी कहो, वो पेड़ पर चढ़ गया है, और पुलिस उसे मना रही है, नीचे से हाथ जोड़ रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई नीचे उतर आओ, लेकिन वो नहीं आ रहा है। मीडिया वालों को खबर मिलती है। मीडिया वाले, ये अपने आप में हम लोगों की बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं चकल्लस स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें कुछ कॉमेडी हो। तो इस स्टोरी में कॉमेडी है कि बंदा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, नीचे पुलिस परेशान है, उससे रिक्वेस्ट कर रही है। तो मीडिया वाले इस खबर को जमकर शूट भी करते हैं बढ़िया से, और दिखाते भी हैं। और उस रोज़ जब ये घटना हुई थी, वही 7 अक्टूबर से समझ लीजिए एक दिन पहले की ये बात है, 6 तारीख की, तो उस दिन ये खबर केरल के जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं, खासकर अलापुझा और उसके आसपास के इलाकों के, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये खबर टीवी पर चल रही थी, और लोग इस खबर को बहुत ध्यान से देख भी रहे थे, और ख़ुद पुलिस वाले भी जो है इस मामले को किसी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये घटना हुई तो उस दिन जयेश नीचे तो नहीं उतरा, अल्टीमेटली पुलिस को ऊंची लंबी क्रेन मंगानी पड़ी, और उस क्रेन के सहारे पुलिस ऊपर गई, और ऊपर ही समझ लीजिए कि एक तरह से पेड़ के ऊपर ही उसको पकड़ा या गिरफ्तार किया। वहाँ पर जाकर उससे कहा कि अब नीचे चलो, वरना तुम भी गिरोगे, जान भी जाएगी, क्या फ़ायदा है। तो वहाँ से फाइनली जयेश को पुलिस ने काबू किया नारियल के पेड़ के ऊपर से, और फिर नीचे लेकर आई। इसके बाद जब पुलिस जयेश से पूछताछ करने लगी, केरल की पुलिस, तो
जयेश ने वहाँ किए गए जो जुर्म है उसके बारे में तो अलापुझा केरल की पुलिस को बताया ही, लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई तो पता चला कि वो दक्षिणी कर्नाटक के उसी छोटे से गांव जिसका मैंने जिक्र किया था, सिरिबागिलू, वहाँ का रहने वाला है। और जब उससे और सख्ती हुई तो उसने कहा कि वहाँ उसने अपने ही घर में डबल मर्डर कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुनहगार जब एक बार पकड़ा जाता है और जब पुलिस उसके साथ सख्ती करती है तो वो हालिया जो जुर्म होता है, रीसेंट जो क्राइम होता है, उसे तो कबूलता ही है। मेंटली रिलीव्ड होने के लिए या फिर जो भी मतलब एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, उस स्टेट में जाने के बाद गुनहगार वो सारी बातें कई बार कबूलने लगता है जिन गुनाहों के बारे में कई बार पुलिस वालों को जो उससे पूछताछ कर रहे होते हैं उनको जानकारी ही नहीं होती है। तो ये मामला कुछ वैसा ही था। तो जयेश ने गिरफ्तार होने के बाद जो रीसेंट क्राइम है उन्हें तो कबूला ही, लेकिन साथ ही वो फर्स्ट क्राइम भी कबूला जब उसने अपनी भाभी और भतीजे की 4 साल पहले हत्या की थी। और जब ये बात उसने कबूली तो केरल की पुलिस को लगा कि भाई चूंकि ये कर्नाटक की पुलिस का भी मुलजिम है तो कर्नाटक पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर केरल पुलिस के इंस्पेक्टर ने कर्नाटक पुलिस के सुरेश कुमार को इस घटना के बारे में जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने जयेश को केरल पुलिस से अपने कब्जे में लिया और फिर इस मामले में ट्रायल के लिए उसे कर्नाटक लेकर भी आए। यहाँ पर उसने सारी बातें बताई कि उसने हत्या की और हत्या करने के पीछे का मकसद जो है वो सोने की चेन लूटने का ही था। और फिर उसने अपने जीवन के बारे में बताया कि आगे उसने शादी कर ली, धर्म बदल लिया, उसके बाद वो अलापुझा में रहने लगा, वहाँ चोरी के एक मामले में वो गिरफ्तार हुआ, वो जेल गया था, फिर जेल से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने एक और अपराध को अंजाम दिया, एक महिला पर जानलेवा हमला किया उससे लूटपाट की कोशिश में, और अब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी तो वो पेड़ पर चढ़ गया था और फिर गिरफ्तार हुआ। तो एक तरह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कर्नाटक पुलिस को बताई और कर्नाटक पुलिस ने वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की, दर्ज की और उसके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने एक वाटर टाइट केस बनाया और ये इतना मजबूत केस था, सबूत पुलिस ने, बेशक एक ऐसा मामला जिसमें फाइनल रिपोर्ट दाखिल हो गई थी, वही केस जब दोबारा रीओपन हुआ तो पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले, पुलिस ने ऐसे सबूत जुटाए कि उस केस में जयेश उर्फ शाकिर को अदालत ने सजाए मौत सुनाई, यानी फांसी की सज़ा दी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये कहा कि जयेश जैसा गुनहगार इस समाज में जीने लायक नहीं है, जिसने अपने ही परिवार में इस तरह से धोखा किया, अपनी भाभी की हत्या की और तो और एक छोटे से नन्हे बच्चे की भी हत्या कर दी जिसकी उम्र महज 3 साल की थी। पुलिस ने, कोर्ट ने उससे पूछा कि हत्या क्यों की छोटे से भतीजे की, तो उसने कहा कि उसी ने देख लिया था कि मैं उसकी माँ की हत्या कर रहा हूँ और मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। पता नहीं 3 साल का बच्चा कितना बता पाता, कितना नहीं बता पाता, लेकिन जयेश ने कोई रिस्क नहीं लिया और उसे अपने भतीजे पर भी दया नहीं आई। तो एक ऐसा शैतान आदमी, दरिंदा, जिसने इतने जघन्य अपराध किए हों, लोअर कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा दी और इस इंसाफ पर सारे लोग बहुत खुश भी थे। लेकिन जब ये मामला और ये फांसी की सज़ा उसे हुई, मैं आपको बताता हूँ, 9 अगस्त 2016 को वो गिरफ्तार हुआ, 7 अगस्त 2012 को पेड़ से उतारे जाने के बाद। इसके बाद 9 अगस्त 2016 को उसे फांसी की सज़ा हुई। अब जिसे भी फांसी की सज़ा होती है आपको पता है, चाहे वो निर्भया के गुनहगार ही क्यों ना हो, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में उसकी फांसी की सज़ा जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील हो गई। यानी हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, इसे जीना चाहिए, समाज में इसकी भी ज़रूरत है, और उसे जो है 13 अक्टूबर 2017 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी, यानी फांसी की सज़ा को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। इसके बाद से वो जेल में है। अब एक और ख़ास बात सुनिए, अब से कुछ समय पहले भारत के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके दफ्तर में कर्नाटक के बेलगावी जेल से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला आदमी ये बताता है कि मैं दाऊद इब्राहिम के गैंग से बोल रहा हूँ, माफिया डॉन, और हमें 100 करोड़ रुपए की रंगदारी चाहिए, तैयार हो जाओ 100 करोड़ लेकर, वरना भुगतना पड़ेगा। अब केंद्रीय मंत्री के दफ्तर में जेल से कोई फ़ोन करके इतनी बड़ी बात कहे, आप समझिए कि पुलिस महकमे में भूचाल आ जाता है। फ़ौरन पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है, नागपुर से लेकर, क्योंकि नागपुर गडकरी जी का होम टाउन है, होम स्टेट महाराष्ट्र है, तो वहाँ से लेकर दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक के बेलगावी, वहाँ की पुलिस भी हाई अलर्ट पर आ जाती है, मामले की जांच शुरू होती है।
एनआईए इस मामले की तफ्तीश में जुटती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और बेलगावी के जेल में जिस आदमी को ट्रेस किया जाता है 100 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के जुर्म में, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जयेश उर्फ शाकिर निकलता है। वो जयेश जिस पर पहले ही डबल मर्डर का इल्ज़ाम है, जिसे फांसी हुई थी, जो आजीवन कारावास में बदल गई, और वो जेल में बैठा हुआ है और उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि जेल में बैठे बैठे वो केंद्रीय मंत्री से 100 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है, और वो भी दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर। एनआईए जांच शुरू करती है, उस तक पहुंचती है, पूछताछ भी करती है, लेकिन ये शुरुआती जांच है। आगे जब तफ्तीश बढ़ती है तो एनआईए ये बताती है कि इस मामले में उसे कोई सबूत नहीं मिले और इसीलिए इस केस को एनआईए बंद कर रहा है। तो इस केस को भी एनआईए की तरफ से आखिरकार बंद कर दिया जाता है। लेकिन जयेश उर्फ शाकिर का ये जो किरदार है, ये जो कैरेक्टर है, ये कितना शातिर है और कितना ख़तरनाक है, जो डबल मर्डर, लूटपाट, चोरी, पुलिस से बचने के लिए पेड़ में चढ़ जाना, फिर जेल जाना, फांसी से आजीवन कारावास में तब्दील होना और फिर जेल में बैठकर केंद्रीय मंत्री को धमकाना। आप समझिए कि वो कितना हार्डकोर क्रिमिनल है और हमारा लीगल सिस्टम कैसा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज के इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो भी आए हैं वो मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों के कुछ नाम भी पढ़ता हूँ, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। तो वो स्टोरी थी एक ऐसे मर्डर केस की जिसमें कातिलों ने कुछ गलतियां की और वो पकड़े गए। ऐसी गलतियां कातिल अक्सर करते हैं, पकड़े जाते हैं और कातिलों को लगता है कि वो बहुत चालाक हैं, कभी पकड़े नहीं जाएंगे और वो कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन 99% मामलों में गुनहगार जो है आखिरकार गिरफ्तार होता है, पकड़ा जाता है। तो खैर ये वैसी ही कहानी है। अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। अब बात कमेंट्स की। हमारे दर्शक हैं अंसारी हुज़ैफ़ा, ये लव फ्रॉम महाराष्ट्र लिखते हैं और इन्होंने ये कहा है कि कहानी सुनाने का आपका तरीका बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है। नजीबुल्ला अंसारी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिखा है। डीएस भक्ति चैनल है और इससे हमारे एक दर्शक हैं वो राधे राधे जी लिखते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले अपना नाम भी लिखा था, मेरे ख्याल से तरुण या ऐसा कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। आप को याद आए, मतलब डीएस भक्ति, आप फिर से अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। तो खैर सुरेश परिहार जी ने जय महाकाल को उद्घोष किया है। पूर्णिमा किचन, ये दुबई से हैं, इन्होंने कहा है कि वो रेगुलर मेरी स्टोरीज सुनती हैं और स्टोरी सुनाने के लिए थैंक यू। होमी राय, विक्रम सिंह दाईमारी, आई लव योर वॉइस, तब से न्यूज़ पे देखा करते थे, बहुत बहुत अच्छा लगता है, फ्रॉम आसाम गुवाहाटी। बहुत स्वागत आपका विक्रम सिंह जी। राकेश अधिकारी ने भी कमेंट किया है, ये लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम भूटान लिखते हैं। भूटान में अधिकारी क्या भूटानीज़ लोग होते हैं या आप भारतीय हैं भूटान में रहते हैं? प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा ज़रूर। और मेरा भूटान के बारे में बहुत वंडरफुल इम्प्रेशन है। मेरे को कभी सौभाग्य तो नहीं मिला कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन भूटान जो है इस दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे लेस कार्बन जनरेट करने वाला देश है। मतलब पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा योगदान भूटान का है। तो इस रूप से और भूटान के साफ़ सफाई के रूप से मैं भूटान को जानता हूँ और भूटान के प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। जय हिंद सर, छत्तीसगढ़ से शिवम ध्रुव लिखते हैं। अभिषेक कुमार राधे राधे कह रहे हैं। जगतार सिंह साहब सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी, चढ़दी कला बख्शे आप सबनू, जिंदगी जिंदाबाद इन्होंने लिखा है। देखिए ये सारा कमेंट उन्होंने गुरुमुखी में किया है और मैंने ये पूरा पढ़ा है। अच्छा लगता है जब आप कोई दूसरी भाषा जानते हैं और सक्सेसफुली आप उसको फॉलो कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। मतलब बीइंग अ बंगाली, सोचिए मैं झारखंड से हूँ और गुरुमुखी पढ़ पाता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मतलब मैं मानता हूँ और बहुत मतलब अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। आकाश रॉ ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। सीके म्यूज़िक और भगवती छेत्री और शमीम अहमद, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सबके नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ नहीं सकता। आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहिए, अपनी राय देते रहिए और मैं सारे कमेंट पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ ताकि आपका जो मैसेज है वो मुझ तक पहुँच जाए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक इंतज़ार रहेगा आपका इस स्टोरी पर कमेंट्स का। प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर और अपनी राय, अपनी बात रखिएगा ज़रूर। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।